हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से विश्व भूगोल के पार्ट 3 को। दोस्तों, इससे पहले हम 2 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं, यानी कि बना चुके हैं, जो कि विश्व भूगोल फर्स्ट और सेकंड के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व के प्रमुख देशों को, विश्व के प्रमुख देश की राजधानियां, मुद्रा, उनके शहर, भाषाएं, जनजातियां, कृषि व पशुपालन एवं मानचित्रण को, साथ ही साथ खनिज केंद्र और परिवहन को आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक में टोटल 3100 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जैसा कि खास तौर पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना है और साथ ही साथ RRB NTPC मेंस का भी एग्जाम होना है, जहां पर ये बुक सामान्य ज्ञान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इस बुक में रेलवे ग्रुप डी, NTPC, RRB JE, RPF कांस्टेबल SI, ALP स्टेज 1, स्टेज 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। और अब तक हम इस सीरीज में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास को कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ हम विश्व भूगोल के साथ साथ संविधान के भी 2 वीडियो को बना चुके हैं, तो आप इन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं विश्व के प्रमुख देशों से बनने वाले क्वेश्चन को। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी कि सबसे बड़ा किस चीज का देश है ये? देखिए ऑप्शन, देखिए द्वीप, पर्वतों, पहाड़ी, वनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि द्वीप। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। तो देखिए इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का देश है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के बीच स्थित एक देश है, जो लगभग 1750 द्वीपों से बना है। ठीक है दोस्तों, यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध स्थल देश है। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका स्वीडन। याद रखिएगा, बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, जिसमें से एक देश है फिनलैंड, तो दूसरा है स्वीडन। देखिए, बोथनिया की खाड़ी फिनलैंड के पश्चिमी तट और स्वीडन के पूर्वी तट के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? देखिए, इस सेशेल्स गणराज्य को हम पहले भी देख चुके हैं, तो आप आंसर लगा सकते हैं इसका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हिंद महासागर में। ठीक है, सेशेल्स गणराज्य कहाँ है? हिंद महासागर में। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि टेमासेक। याद रखिएगा, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक। देखिए यहाँ पर और भी देश दिए हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट रहते हैं ये नाम। देखिए, सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक है। ईरान का पुराना नाम क्या है दोस्तों? पार्सिया। ठीक है ना, ईरान का पुराना नाम है पार्सिया। इथियोपिया का पुराना नाम है अबिसीनिया। साथ ही साथ घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट तथा इंडोनेशिया का पुराना नाम है डच ईस्ट इंडिया। देखिए, ये नाम क्यों बताया मैंने आपको? देखिए, ऑप्शन में भी हैं और इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिण रोडेशिया। ठीक है, अब देखिए जो इस ऑप्शन में दिए हैं इनको भी देख लेते हैं, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट हैं। देशों के पुराने नाम दिए हैं और उनके नए नाम दिए हैं। देखिए, नाम है यहाँ पर बासोतो लैंड, इसका नया नाम है लोसोथो। फिर है मलाया। मलाया देश को अब जाना जाता है मलेशिया के नाम से। और सैंडविच द्वीप को अब हवाई द्वीप कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें निप्पन। निप्पन, ये दोस्तों अब निप्पन को हम जापान के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी से शामिल हैं, यानी कि पूछ रहा है कितनी बार शामिल है ये? तो ये है 14, यानी कि 14 बार। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। यहाँ की राजधानी कोलालमपुर और मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है।
इसके झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां 14 बार शामिल हैं। इसे स्ट्रिप्स ऑफ गैलरी भी कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्ट्रिप्स ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं। इस झंडे को 26 मई 1950 को अपनाया गया। इसका डिजाइन मोहम्मद हमजा द्वारा किया गया। यदि आप फिलिथेयो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो सही आंसर है मालदीव। ठीक है दोस्तों, यदि आप फिलिथेयो द्वीप पर हैं तो आप होंगे मालदीव देश में। देखिए फिलिथेयो द्वीप मालदीव में स्थित एक प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय द्वीप है। फिलिथेयो द्वीप को स्कूबा डाइवर्स के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। इस द्वीप पर रबर, पाम तथा मैनग्रोव वनस्पतियों की अधिकता है। यहाँ पर सदाबहारी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन है? तो राइट आंसर है दोस्तों कनाडा। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। देखिए तो पहला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये है रूस। ठीक है, रूस सबसे बड़ा देश है, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। चलिए हम इसको अच्छे से देखते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। जनसंख्या से भी देख लेंगे और क्षेत्रफल से भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश क्रमशः हैं। पहला है रूस, इसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। जबकि सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन, उसके बाद भारत, फिर अमेरिका, फिर उसके बाद इंडोनेशिया। भूटान का साम्राज्य किस दिशा में हिमालय में स्थित है? तो राइट आंसर है पूर्वी। ठीक है, भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। देखिए भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। इसकी राजधानी थिम्पू है और मुद्रा क्या है? न्यूगिल ट्रम। क्या है? न्यूगिल ट्रम। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? राइट आंसर है किम जोंग उन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, उत्तर कोरिया की स्थापना किम जोंग उन के नेतृत्व में की गई है। देखिए उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक जनवादी कोरिया गणराज्य किम इल सुंग द्वारा स्थापित एक एकल पार्टी कम्युनिस्ट देश है और संप्रति उनके बेटे किम जोंग इल के दूसरे बेटे किम जोंग उन द्वारा शासित है। वर्तमान में उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल एक सदस्य राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया था सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। लेकिन यहाँ मैं आपको क्रम भी बताया था, तो इनमें से पूछ रहा है इन चारों में से कौन है? तो ये है दोस्तों भारत। ठीक है ना, इन चारों में से यदि दिखाया सबसे छोटा देश कौन सा होगा क्षेत्रफल के हिसाब से? भारत। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार भारत देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कुछ इस प्रकार हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो राइट आंसर है कीमोनो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? कीमोनो। देखिए जापान की राष्ट्रीय पोशाक को कहते हैं कीमोनो। यह 19वीं सदी के मध्य के बाद से एक राष्ट्रीय पोशाक माना गया है। कीमो पहनने में आरामदायक और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नासाउ किस देश की राजधानी है? तो ये है दोस्तों बहामास की। ठीक है, नासाउ किस देश की राजधानी है? तो ये है बहामास की राजधानी। बहामास देश छोटे छोटे टापुओं से के मेल से बना है। यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी नासाउ है। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है बेलारूस की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है मिन्स्क, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, बेलारूस की राजधानी का नाम क्या है? मिन्स्क। और बाकी के ऑप्शन हैं यहाँ पर लिखे, तो इनको भी एक बार नजर डाल लेते हैं इन पर हम। देखिए यहाँ पर देश दिया है बेलारूस, इसकी राजधानी है मिन्स्क। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और कोमरोस की राजधानी है मोरोनी। सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको देश नजर आ रहे हैं और एक मुद्रा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपको आंसर चुनना है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि लीरा। ठीक है दोस्तों, ये अलग है। क्यों? क्योंकि लीरा ये है,
ये मुद्रा है इटली की, यानी कि करेंसी। बाकी सब देखिए, बाकी सब ये नाम लिखे हैं, ये सब देश के नाम लिखे हैं, तो लीरा अलग होगा इनमें से, यानी कि बेमेल है, भिन्न है। देखिए बर्मा, स्वीडन, इराक देशों के नाम है, जबकि लीरा इटली की मुद्रा है, इसलिए लीरा अन्य से भिन्न होगी। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो राइट आंसर होगा पूला। ठीक है दोस्तों, बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है? पूला। और भी मुद्राएं दी हुई यहाँ पर, देखिए पूला है बोत्सवाना की मुद्रा, येन है जापान की मुद्रा, और डॉलर है अमेरिकी मुद्रा, और पाउंड स्टर्लिंग है ये ब्रिटेन की मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है ना, ऑप्शन सी। आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर है उत्तर कोरिया। ठीक है दोस्तों, प्योंगयांग ये उत्तर कोरिया देश की राजधानी है। देखिए यहाँ पर कंबोडिया भी है, वियतनाम भी है, इनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर राजधानियां दी गई हैं, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है और 4 राजधानी आपको याद भी करवा रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और भी दी हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, कंबोडिया की है नाम पेहिन, दक्षिण कोरिया की है सीलोन। ध्यान रखिएगा, दोनों ही पूछी जाती है एग्जाम में, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की। वियतनाम की राजधानी है हनोई, कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद, और यमन की है साना। फिजी की इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछता है, फिजी की राजधानी है सुवा। देखिए दोस्तों राजधानियां बहुत सारी हैं, बच्चों को याद करने में दिक्कत भी बहुत होती है। अब बच्चे कहते हैं सर हम कौन सी याद करें? तो याद रखिएगा, करंट अफेयर पे ध्यान दीजिएगा हमेशा कि हमारे विदेश मंत्री किन देशों की यात्रा पर गए हैं, रक्षा मंत्री किन देशों की यात्रा पर गए हैं, ठीक है, रक्षा प्रमुख किन देशों की यात्रा पर गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी किन देशों का दौरा कर रहे हैं। तो यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 6 महीने में ये यात्रा जरूर देखिएगा। इन यात्राओं से ही क्वेश्चन बनाता है, और एग्जाम से पहले मैं एक ऐसा वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी यात्रा की है, तो वहां से आपको मुद्रा पक्का एग्जाम में अगर 1-2 पूछी गई तो आपको वहीं से मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर है यूरो। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? यूरो। देखिए यूरो यूरोपीय संघ देश की मुद्रा है, येन ये जापान की है, पाउंड स्टर्लिंग ये ब्रिटेन की है, जबकि डॉलर अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की राजधानिक शहर कौन सा है? तो ये है पेरिस। ठीक है दोस्तों, फ्रांस का राजधानिक शहर कौन सा है? पेरिस। पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा नगर तथा राजधानी है। 17वीं शताब्दी से पेरिस यूरोप में वित्त, वाणिज्य, फैशन, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्रों में से एक है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। पेरिस शहर किस नदी किनारे है? सीन नदी के। इसे दुनिया के सबसे सुंदर नगरों में से एक और दुनिया की फैशन तथा ग्लैमर की राजधानी माना जाता है। पेरिस में लंदन के बाद यूरोप का दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा भी है। भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का दौरा किया, इस देश की राजधानी शहर कौन सा है? देखिए दोस्तों 2018 की बात है, मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि हमको वो क्वेश्चन देखना है राजधानी से रिलेटेड जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं दौरों पर, तो यही वो पूछा गया। देखिए ग्रुप डी में कह रहा है जॉर्डन की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर है अम्मान, यानी कि ऑप्शन सी। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। देखिए जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, जापान की टोक्यो, रूस की मॉस्को और चीन की बीजिंग। सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनात किस देश की मुद्रा है? दोस्तों मनात ये अजरबैजान देश की मुद्रा है। ठीक है ना, मनात किस देश की मुद्रा है? अजरबैजान। साथ ही साथ इन्हें भी याद रखिएगा, अर्मेनियाई देश की मुद्रा है अर्मेनियाई दरहम। अल्बानिया की मुद्रा है अल्बानियाई लेक। अजरबैजान की हमने याद कर ली है मनात, और बुल्गारिया की है लेवा। बेहत किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों बेहत ये है आपकी थाईलैंड की मुद्रा। ठीक है ना, थाईलैंड की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? बेहत। इसको थाई बेहत भी कहते हैं। ठीक है ना, किताबों में कहीं कहीं आपको थाई बेहत भी लिखा मिलेगा। देखिए बेहत लिखा हुआ है यहाँ पर, थाई बेहत थाईलैंड की मुद्रा है, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अन्य देशों की बात कर लेते हैं। देखिए तंजीनिया इसकी राजधानी है मुद्रा है सीलिंग। टोगो CFA फ्रैंक ये इसकी मुद्रा है, और नाइजीरिया की है नायरा, यानी कि नैरा भी कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है बेहत। इसी क्वेश्चन को देखिए दोबारा पूछा गया, थाईलैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? बेहत। पहले ग्रुप डी में पूछा गया, फिर NTPC में पूछा गया। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर राजधानियां दी है आपको, लेकिन चीन की राजधानी मंगोलिया नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ताइवान की राजधानी ताइपे है, ठीक है। ईरान की तेहरान है, जापान की टोक्यो, बाकी सब ठीक है, लेकिन चीन की राजधानी मंगोलिया नहीं है, ये है बीजिंग। सीरिया की राजधानी कौन सी है? राइट आंसर है दमास्कस। ठीक है, इसको दमिश्क भी कहते हैं, हिंदी में दमिश्क कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं दमास्कस। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। सीरिया की राजधानी दमास्कस, यानी कि इसे हिंदी में दमिश्क भी लिखा जाता है, जो उमय्यद खिलाफत तथा मामलुक साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसकी राजभाषा अरबी और मुद्रा पाउंड है। यहाँ पर और भी देश दिए हैं, इनकी राजधानियां दी है, इन्हें याद कर लीजिए। बहरीन की राजधानी है मनामा, इथियोपिया की है आदिस अबाबा और कतर की राजधानी है दोहा। कतर की याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। देखिए कितना अच्छा नाम क्वेश्चन है। उस देश का नाम बताना है जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है, तो राइट आंसर है म्यांमार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि म्यांमार की मुद्रा है कयात। क्या है? कयात। ठीक है, और बाकी सब नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है राजधानी, मुद्रा है रुपया। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, मुद्रा है रुपया। म्यांमार की राजधानी है नाई पी तावे और मुद्रा है कयात। ठीक है, नाई पी तावे म्यांमार की राजधानी है, मुद्रा है कयात। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो सही आंसर है अनुराधापुरा। ठीक है, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुरा। प्राचीन श्रीलंका की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। प्राचीन समय में यह अनुराधापुरा साम्राज्य के नाम से भी जानी जाती थी। 1972 में श्रीलंका का नाम सीलोन था। ठीक है ना, 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हम याद तो कर लेते हैं कि सीलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का, लेकिन याद रखिएगा 1972 तक श्रीलंका का नाम सीलोन था। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की राजधानी बताइए। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रियल किस देश की मुद्रा है? राइट आंसर है ब्राजील। ठीक है, रियल ये ब्राजील देश की मुद्रा है। देखिए 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया, रियल ब्राजील की मुद्रा है। ओमान, यमन, तेहरान, कतर, सऊदी अरब की मुद्रा भी रियल है। सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमूडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देशों की मुद्रा डॉलर है, जबकि मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, भारत, नेपाल आदि की मुद्रा रुपया है। अगला क्वेश्चन है, रियल लिखा है, रियाल भी सही है, किस देश की मुद्रा है? तो सही आंसर है दोस्तों इस पर यहाँ पर ब्राजील, यानी कि ऑप्शन ए। इसको ब्राजीलियन रियल भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ब्राजीलियन रियल भी कहते हैं इस मुद्रा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ पर और भी हैं, सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्टल, ये सब क्या है इनको भी देख लेते हैं। देखिए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है तथा इसकी मुद्रा है क्रोन। ठीक है, डेनमार्क क्रोना भी लिख के आता है कभी कभी एग्जाम में, डेनमार्क क्रोना। जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, इसकी आधिकारिक मुद्रा है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है ना। ब्रिस्टल ब्रिटेन तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? सही आंसर है निकोसिया। ठीक है दोस्तों, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है ये, और इसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, साइप्रस की मुद्रा क्या है? यूरो। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की ये प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है ना, जबकि कोलंबो इसकी वाणिज्यिक राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? राइट आंसर है युगांडा की राजधानी दोस्तों कंपाला। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला है, जबकि लुसाका ये जाम्बिया की राजधानी है और मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। यूरो किसकी मुद्रा है? तो सही आंसर है यूरोपियन जोन की। ठीक है दोस्तों, यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपियन जोन, या आप कह सकते हैं यूरोपियन संघ। माले किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है दोस्तों मालदीव। ठीक है, माले ये मालदीव देश की राजधानी है। AKBLU को व्यवस्थापित करने पर हमें किस देश की राजधानी मिलेगी? तो देखिए दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा है, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान। इस तरह का क्वेश्चन आया तो पहले आप नीचे ऑप्शन में देखिए कि राजधानी क्या बन सकती हैं। तो बहरीन, चीन, देखिए चीन की बनेगी बीजिंग, तो बीजिंग के तो यहाँ अक्षर ही नहीं मिलेंगे आपको।
ठीक है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ ये दिख रही है अफगानिस्तान की, क्या, काबुल, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए KABUL काबुल शब्द बनेगा इससे, यदि से हम क्रम में रखेंगे तो ये किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? देखिए राइट आंसर है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा रुपया है। इस मुद्रा का विभाजन सेंट में किया जाता है, जैसे एक श्रीलंकन रुपया बराबर 100 सेंट, ठीक है, एक श्रीलंकन रुपया बराबर 100 सेंट। सेंट कहते हैं यहाँ पर, पैसा नहीं कहते। अतः श्रीलंका का सबसे छोटा सिक्का सेंट कहलाता है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सही आंसर है साओ पोलो, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? साओ पोलो। देखिए साओ पोलो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। यह ब्राजील तथा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। ब्राजील के कॉफी उत्पादन का व्यापार इसी शहर से होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिए, जिसे सेंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ब्राजील दुनिया का आबादी व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। बागुइयू शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में है? सही आंसर है फिलीपींस, ठीक है। बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। यह शहर फिलीपींस में स्थित है। देखिए बागुइयो शहर को पाइन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाइन वन पाए जाते हैं। यह फिलीपींस में स्थित है। बागुइयो शहर लुजोन द्वीप पर स्थित है। बागुइयो को फिलीपींस का समर कैपिटल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से याद रखिएगा, फिलीपींस का समर कैपिटल कहते हैं बागुइयो को। यह शहर अपनी सुंदरता तथा योजनाबद्ध विकास के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका सिकंदरिया, ठीक है, सिकंदरिया ये आपका नील नदी के तट पर स्थित है, महत्वपूर्ण शहर है। और ये देखिए सिकंदरिया, ठीक है, शहर नील नदी के तट पर स्थित है, जबकि बुडापेस्ट हंगरी में डैन्यूब नदी के तट पर है। और बगदाद जो कि इराक में है, ये टाइग्रिस नदी के तट पर है। और लंदन जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का शहर है यानी कि, और ये टेम्स नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बीजिंग, ठीक है। बीजिंग को चीन का निषिद्ध शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि इसको उपनाम से पुकारा जाता है। देखिए चीन में निषिद्ध शहर बीजिंग में स्थित है। यहाँ पर स्थित महल चीनी सामंती वास्तुकला का उदाहरण है। सन 1987 में इस निषिद्ध शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसे यूनेस्को द्वारा दुनिया में संरक्षित प्राचीन लकड़ी के ढांचे का सबसे बड़ा संग्रह स्थल बताया गया है। यह शहर पर्यटन के लिए जाना जाता है। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब में, ठीक है दोस्तों। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। देखिए पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यह इस्लाम का पवित्र शहर है, जहाँ पर काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम स्थित है। मक्का शहर वार्षिक हज तीर्थ यात्रा जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ पर है? तो राइट आंसर है चीन, ठीक है। अभी आया था क्वेश्चन, हिंदी में लिखा था वो, ठीक है, निषिद्ध शहर, अब इंग्लिश में लिख के दे दिया। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है चीन में। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर चीन में स्थित है। चीन में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े परिसर फॉरबिडन सिटी पर्यटकों के लिए जाना जाता है। वर्ष 1987 में फॉरबिडन शहर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये है सिडनी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी। देखिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। यह शहर मरे डार्लिंग बेसिन का सबसे सुंदर नगर है। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ सिडनी, सिडनी हार्बर ब्रिज और सिडनी का ओपेरा हाउस यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो स्पेनिश, ठीक है दोस्तों, ये अधिकांशतः स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है, इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की रोमन शाखा में आने वाली एक भाषा है। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? तो दोस्तों ये है आपका अफगानिस्तान की, ठीक है ना, अफगानिस्तान की अधिकृत भाषा है ये, जिसका नाम है दरी। देखिए दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह अफगानिस्तान देश की आधिकारिक भाषा है। यह अफगानिस्तान के लगभग 50% लोगों की मातृभाषा है, ठीक है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो यह है उर्दू। और बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा है बांग्ला। और भारत की राजकीय, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं राजकीय कहेंगे, भारत की राजकीय भाषा है हिंदी। निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो इसका नाम है पुर्तगाली, ठीक है दोस्तों। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम है पुर्तगाली। ब्राजील 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 35 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 पश्चिमी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यहाँ की अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी राजधानी ब्राजीलिया तथा आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। इसका सबसे बड़ा शहर नगर है साओ पोलो। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये है स्पेनिश, ठीक है ना। स्पेनिश दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। स्पेनिश दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। यह स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पनामा, परग्वे, पेरू, मेक्सिको, कोस्टारिका, अल सल्वाडोर, क्यूबा, उरुग्वे, वेनेजुएला आदि देशों की मुख्य भाषा है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, ठीक है, मंदारिन, जो कि चीन की आधिकारिक भाषा है। अब देखिए ये तो ऑप्शन के हिसाब से थी, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में 2019-20 के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, ठीक है। वर्तमान में 2019-20 के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी भाषा है अंग्रेजी। ऑप्शन के हिसाब से हमने क्वेश्चन के हिसाब से 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया तो हमने स्पेनिश लगाया, लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में 2019-20 के आंकड़ों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी भाषा है अंग्रेजी। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश के संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो दोस्तों यह है इराक से संबंधित, ठीक है। कुर्द कह लीजिए या कुर्दिश जाति के लोग ये इराक से संबंध रखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसका एक जातीय समुदाय है? बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहते हैं ये। सही आंसर है म्यांमार, ठीक है दोस्तों। रोहिंग्या म्यांमार देश का एक जातीय समुदाय है। ये लोग आमतौर पर मुसलमान हैं। वर्ष 1982 के म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। रोहिंग्या समस्या के प्रमुख कारण क्या है? धार्मिक संघर्ष, धार्मिक एवं जातीय भिन्नताएं, आर्थिक स्थिति, अवसरों में असमानता इत्यादि माने जाते हैं। लकड़ी के खम्भों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों टीपी। क्या कहते हैं? टीपी, ठीक है। लकड़ी के खम्भों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को टीपी कहते हैं, ठीक है। लकड़ी के खम्भों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार यानी कि कोनिकल तंबू को टीपी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर और भी नाम थे ऑप्शन में, इन्हें देख लीजिए। इग्लू बर्फ से निर्मित एक आश्रय है जिसे मूलतः इन्यूट जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये करते हैं नेपाल में, ठीक है। मधेसी समुदाय के लोग नेपाल में निवास करते हैं। देखिए नेपाल के दक्षिण भाग के मैदानी क्षेत्र में मधेस कहते हैं इसे, और यहाँ निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेसी कहते हैं। यह समुदाय नेपाल के नए संविधान का विरोध करने के कारण चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि चावल, ठीक है ना। देखिए धान की फसल में जल भराव यानी कि चावल करके खेती की जाती है। धान ओराइजा सेटिवा कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो राइट आंसर है इसका कॉफी का उत्पादक सबसे बड़ा देश है दोस्तों ब्राजील यानी कि ऑप्शन बी। और यदि भारत की बात करें तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है लौंग, ठीक है दोस्तों। पेम्बा द्वीप ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह तंजानिया जंजीबार का अर्ध स्वायत्त
उपयुक्त क्षेत्र है जो लौंग की खेती उत्पादन का निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको एक चुनना है जो कि भिन्न है। यहाँ कॉफी है, तंबाकू है, गन्ना है और चावल है। तो देखिए इसका राइट आंसर है चावल। ठीक है दोस्तों, ये भिन्न है। अब यहाँ भिन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नकदी फसल की बात कर सकते हैं आप। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखते हैं हम। देखिए कह रहा है उपयुक्त विकल्पों में से चावल खदान फसल है, जबकि अन्य नकदी फसलें जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास, आम, ये सभी नकदी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये माना जाता है चीन में। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी गई है? चीन में। तो रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चीन में हुई है। देखिए रेशम की उत्पत्ति चीन में हुई थी। माना जाता है कि रेशम की खेती की शुरुआत लेडी सी लिंग सी ने की थी। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राष्ट्र है। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो राइट आंसर है फसल चक्रानुक्रम। ठीक है, मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए फसल चक्रानुक्रम सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। देखिए फसल चक्रानुक्रम ऋतुओं में एक ही क्षेत्र में भिन्न प्रकार की फसलों की एक श्रृंखला को बढ़ाने में किया जाता है, ताकि खेतों की मिट्टी पोषक तत्वों के केवल एक सेट के लिए उपयोग नहीं किया जा सके। यह मिट्टी के क्षरण को कम करने में मदद करता है। यह मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो दोस्तों ये है एक बड़ी और भारी बकरियां। ठीक है, साइबेरियाई आइबेक्स ये एक बड़ी तथा भारी बकरियां हैं। देखिए साइबेरियाई आइबेक्स एक प्रकार की बड़ी और भारी बकरियां हैं। हालांकि इनका अलग अलग आकार होता है। नर बकरे की ऊंचाई 88 से 110 सेंटीमीटर तथा वजन 60 से 130 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादा बकरी 67 से 92 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है और वजन होता है 34 से 56 किलोग्राम के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है अफीम के लिए। ठीक है, नाम ही देखिए अफगानिस्तान, अफीम, याद रखिएगा इसको। और प्रांत कौन सा है? हेलमंड प्रांत अफगानिस्तान में है। ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए हेलमंड अफगानिस्तान का एक प्रांत है जो उस देश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। यह अफीम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का 75% अफीम पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं काला सोना क्या है? तो सही आंसर है पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि कच्चा तेल मुख्यतः काली मिट्टी वाले स्थानों पर पाया जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर हैं। परिवहन तंत्र पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? क्या नाम है? हम्बनटोटा बंदरगाह। तो दोस्तों ये श्रीलंका में है। कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह ये श्रीलंका में है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के पट्टे पर चीन को सौंप दिया गया, जिससे हम्बनटोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा था किस देश में स्थित है? तो सही आंसर है ईरान। ठीक है दोस्तों, ईरान। देखिए चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा करवाया जा रहा था, जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ता है। भारत को अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा तथा आर्थिक संबंध होने के कारण पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाना पड़ता था, किंतु इस बंदरगाह से सीधे अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो ये है कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, कजाकिस्तान ये बंदरगाह विहीन देश है। देखिए कजाकिस्तान बंदरगाह विहीन देश है क्योंकि कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, जो देश चारों ओर से स्थल से घिरा होता है उसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं। डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं, तो इसको कहते हैं समोच्च रेखा। ठीक है दोस्तों, डेटम पृष्ठ से ऊपर ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं समोच्च रेखाएं।
सतह से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। समोच्च रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समोच्च अंतराल कहलाती है, जिसका मान स्थिर रहता है। समोच्च अंतराल का मान नक्शे के पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समोच्च बिंदुओं को मिलाने वाली सतह समोच्च सतह कहलाती है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी ये नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है। और भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, इसे देख लीजिए एक बार। कैलीग्राफी, इसका अर्थ है लेखन यानी कि अक्षरायण कला। फिर है जियोग्राफी, पृथ्वी के ऊपर स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन। फिर है जियोलॉजी, ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली सेलों तथा उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक क्षेत्र में किसकी समानता होती है? तो ये होती है जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की। एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। देखिए, एक प्रकार प्राकृतिक क्षेत्र में भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाता है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। अधिकांश प्राकृतिक क्षेत्र होमोजीनस इकोसिस्टम के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैप कैनावरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है। ये किस देश के समुद्र तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, करंट अफेयर में आप बार बार इसको देखते रहते हैं। सही आंसर है फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा के तट पर स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैप कैनावरल। देखिए, कैप कैनावरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है। यह स्थान फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है। फ्लोरिडा संयुक्त राज्य के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह संयुक्त राज्य में शामिल होने वाला 37वां राज्य था। जब किसके साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है? आंसर है भौगोलिक विलगन। ठीक है, जब भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। जब भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। भौगोलिक विलगन पौधों या जीवों की आबादी को संदर्भित करता है जो एक ही प्रजाति के अन्य जीवों के साथ आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करने से अलग हो जाते हैं। आमतौर पर भौगोलिक विलगन किसी दुर्घटना का संयुक्त परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाए तो ये बताती है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। देखिए, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक घट जाता है तो यह बताता है कि मौसम बेहद तूफानी है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि वर्षा होने की संभावना है, तथा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब है दिन साफ रहने की संभावना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं इसको कि ऑप्शन में क्या लिखा है। फिलहाल मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, ये सही नहीं है, ये गलत है। एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है। इसके एक छोर पर समुद्र, दूसरे छोर पर नदी होती है। खाड़ी जैव विविधता का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है, ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कितने राशि चक्र होते हैं? तो सही आंसर है 12। ठीक है दोस्तों, राशियों की बात कर रहा है ये, जिसके द्वारा भविष्य को जानते हैं। ठीक है ना, कुल 12 राशियां होती हैं। देखिए, 12 राशियों के नाम क्या है? कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग किसकी सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूं। तो देखिए, ऑप्शन है पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखला, समतल भूमि, उपज। पूछ रहा था कि जीआई टैग किससे संबंधित है, ये होगा दोस्तों उपज से, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। भौगोलिक संकेत से आशय एक ऐसा संकेत से है जो वस्तुओं की पहचान, जैसे कि कृषित यानी कि कृषि किए गए उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुओं की एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ओफियूकस। ठीक है, बाकी की राशियां हैं कुंभ, मीन, तुला।
यूकस ये राशियों में नहीं आता है, ये एक विशाल नक्षत्र है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ओफियूकस 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता। ओफियूकस एक विशाल नक्षत्र है जो आकाशीय भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। इसे पूर्व में सर्पेंटेरियस कहा जाता था। कुल 12 राशियां होती हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं क्रेवासे, ठीक है। एक ग्लेशियर में जब गहरी दरार पड़ती है तो उसे कहते हैं क्रेवासे। देखिए एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहते हैं। दो पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं, जबकि जमीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। सीसा, मकान आदि के बीच गैप को क्रैक कहते हैं। क्या? क्रैक। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।